वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। पिछले वीडियोस में हमने पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या। पहला क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो सही इसका ऑप्शन है एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली या तीन दलीय प्रणाली। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय प्रणाली। भारत में बहुदलीय प्रणाली अपनाई जाती है। बहुदलीय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें सत्ता प्राप्ति की प्रतियोगिता में अनेक दल भाग लेते हैं, जिसके कारण किसी एक दल के बहुमत प्राप्त करने के अवसर कम रहते हैं। बड़े राजनीतिक दलों की संख्या निश्चित नहीं होती है। वस्तुतः इस प्रणाली में छोटे छोटे दलों को महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। एक दलीय व्यवस्था रूस और अन्य यूरोपीय देशों में विद्यमान है, जबकि द्विदलीय व्यवस्था अमेरिका और ब्रिटेन में विद्यमान है। एक दलीय व्यवस्था रूस और अन्य यूरोपीय देशों में है। रूस और अन्य यूरोपीय देशों में है, जबकि द्विदलीय व्यवस्था अमेरिका यानी यूएसए और ब्रिटेन में है। और भारत में बहुदलीय प्रणाली अपनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल हैं? पहला है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4, यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हमारे राजनीतिक दल हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। भारत में मान्यता प्राप्त अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी तथा नेशनल पीपल्स पार्टी है। वर्तमान में 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा सूची वाला है, जिसमें 2 सूचियां दी हुई है। एक सूची में राजनीतिक दल और दूसरी सूची में गठन वर्ष दिया हुआ है। तो पहली पार्टी है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 ईस्वी में कानपुर में हुई थी। दूसरा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। इसकी स्थापना 1964 में कलकत्ता में हुई थी। अगला ऑप्शन है AIADMK। इसकी स्थापना 1972 में मदुरई में हुई थी। चौथी है तेलुगु देशम की स्थापना 1982 में हैदराबाद में हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा A का 2, B का 3, C का 1, D का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। A का 2, B का 3, C का 1, D का 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता के लिए राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% और कम से कम 2 सीटों पर सीट दर्ज करना आवश्यक होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करना आवश्यक होता है। अगला कथन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का 6% प्राप्त करना और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करना आवश्यक होता है। जी हाँ, यह कथन भी सही है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% प्राप्त करना और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? पहला है पीजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा है ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, तीसरा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, यानी ऑल इंडिया 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना इन्होंने 1936 में की थी और
ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 ईस्वी में की थी, जबकि पीजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1948 में केशव राव जेघे और शंकर राव मोरे ने की थी। तो पीजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना केशवराव जेघे और शंकरराव मोरे ने की थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। अगर इनके वर्ष पूछे जाए किस वर्ष में की थी, तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में और ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 ईस्वी में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? हमें चुनना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, प्रथम आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा की कुल 489 सीटों में से 346 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है कि प्रथम आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा की कुल 489 सीटों में से 346 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अगला कथन है, प्रथम आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। यह कथन भी सही है कि प्रथम आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। अगला कथन है, वर्ष 1957 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एक गठबंधन की सरकार बनी। जी हाँ, यह कथन भी सही है कि वर्ष 1957 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एक गठबंधन की सरकार बनी। अगला कथन है, केरल की सरकार को अगस्त 1960 में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत बर्खास्त कर दिया गया था। तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि 1960 में नहीं 1959 में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत बर्खास्त कर दिया गया था। केरल की सरकार को 1959 में बर्खास्त किया गया था। तो हमें चुनना था कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। तो यही हमारा कथन आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, निम्नलिखित में से हमें पहला कथन है, वर्ष 1977 के चुनाव के पश्चात मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। 1977 के चुनाव के पश्चात मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। अगला कथन है, जनता पार्टी का निर्माण प्रमुख रूप से 5 पार्टियों के विलय से हुआ था। जी हाँ, यह कथन भी सही है कि जनता पार्टी का निर्माण प्रमुख रूप से 5 पार्टियों के विलय से हुआ था। अगला कथन है, जनता पार्टी की सरकार ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था, अपितु 18 महीने में ही अपना बहुमत खो दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन व कारण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, इसका पहला कथन दिया है, भारत में वर्ष 1989 के पश्चात केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ और क्षेत्रीय पार्टियों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यह कथन बिल्कुल सही है कि भारत में वर्ष 1989 के पश्चात केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ और क्षेत्रीय पार्टियों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका कारण दिया, गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी की बातों पर बल दे रहे थे। हाँ, यह कारण भी सही है कि गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी की बातों पर बल दे रहे थे। तो इसका कथन व कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि कथन व कारण दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। वर्ष 1989 और वर्ष 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा वाली सरकार को वाम मोर्चा और भाजपा का समर्थन तथा वर्ष 2014 में बनी सरकार को क्षेत्रीय दल जदयू का समर्थन क्षेत्रीय पार्टियों के गठबंधन की सरकार के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाते हैं। गठबंधन की राजनीति का यह दौर विचारधारा के साथ साथ सत्ता में हिस्सेदारी, क्षेत्रीय आकांक्षाएं तथा दलित और पिछड़े वर्गों की सहभागिता का साक्षी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत दल बदल के संदर्भ में उल्लेख किया गया है? संविधान की 5वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 10वीं अनुसूची में या संविधान की 9वीं अनुसूची में? तो इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख किया गया है, जिसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के रूप में जाना जाता है। इसमें 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था और संविधान में 10वीं सूची जोड़ी गई। इसके अंतर्गत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य ठहराने की व्यवस्था का विस्तार से उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन है, दल बदल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है, दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय सदन का अध्यक्ष लेता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय सदन का अध्यक्ष लेता है। अगला कथन है, किसी सदस्य के दल बदल सिद्ध होने पर उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है और उसे किसी भी राजनीतिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। जी हाँ, यह कथन भी सही है। अगला कथन है, दल बदल को रोकने हेतु 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल निरोधक कानून लाया गया था। जी हाँ, यह कथन भी सही है। तो इसके हमारे सही सारे कथन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 1, 2, 3 सभी कथन सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के स्तर पर सुधार हेतु निम्न में से कौन से प्रावधान किए गए हैं। हमें चुनना है राजनीतिक दल के स्तर पर सुधार हेतु निम्न में से कौन से प्रावधान किए गए हैं। पहला कथन है, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने हेतु कानून बनाया गया है। गलत, ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। अगला है, सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन प्रदान करती है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं, यह भी कथन गलत हो जाएगा। राजनीतिक दलों के लिए दल के प्रमुख पदों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थान अथवा चुनाव में प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान, यह भी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उपयुक्त तीनों में से कोई भी प्रावधान राजनीतिक दलों के स्तर पर सुधार हेतु नहीं किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा क्वेश्चन है, दबाव समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है, ये समूह संगठित होते हैं और सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये समूह संगठित होते हैं और सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अगला कथन है, इन समूहों का लक्ष्य सत्ता पर नियंत्रण करने अथवा उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता, बल्कि उसकी दिशा और नीतियों को विशेष ढंग से बदलना होता है। जी हाँ, यह भी कथन सही है। अगला कथन है, इन समूह के सदस्य अपने व्यक्तिगत हितों के लिए कार्य करते, तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि दबाव समूह अपने व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं बल्कि सामूहिक हितों के लिए कार्य करते हैं। अगला कथन है, इन समूहों का ध्यान कुछ मुद्दों तक ही सीमित रहता है और प्रायः वे किसी विशेष लक्ष्य अथवा एक विशेष समूह के हितों से ही सरोकार रखते हैं। यह कथन भी सही। हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा असत्य हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।